जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे। आज के जो लेटेस्ट इंटरव्यू है एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का, उनसे रिलेटेड और कुछ बात जो उन्होंने कही है उनका जवाब भी देंगे और उनसे सवाल भी करेंगे फर्दर, अगर शायद वो जवाब दे पाएँ तो इससे पहले कि हम कुछ बातें करें, मैं आपको उनकी कुछ बातें वो सुना देता हूँ और फिर हम उस पर उनसे काउंटर क्वेश्चन है वो ज़रूर करेंगे। आई होप कि आपको भी वो जो सवाल है वो उठ रहे होंगे। तो पहले उनकी ये बात सुनिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उन्होंने क्या कहा था फीमेल कांस्टेबल भर्ती में। तो पहले हम आपको वो सुना देते हैं, उसके बाद में जो हम अपनी बात है वो रखेंगे कि एसआई मेल और फीमेल का जो पेपर हुआ था उसमें धांधली हुई है या उसमें एचएसएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा 26 सितंबर को मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था और वो गलती से गुड़गांव के 3 सेंटरों में कोई दूसरा सेट खुल गया था। हमने बच्चों को ऑप्शन दिया 13 अक्टूबर को पंचकूला में आइए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा क्वेश्चन मेरे पास सेट गलत खुल गया था और वो डिफिकल्ट था दूसरे सेट से जो हरियाणा में हुआ पेपर, तो 13 तारीख को हमने 580 बच्चे बुलाए, जिनमें से 350 बच्चों ने 350 बच्चे परीक्षा में बैठे और बाकी ने ये मान लिया कि जो हमने सेट पहले दिया था हमारा वही मान लिया जाए। तो ये बीच में अफवाह उड़ी कि एचएसएससी ने तो जो अपने चहेते थे, सिफारशी थे, उनको 13 तारीख को बिठाया और उसमें 150 बच्चे पास हो गए। मगर जब हमने इंटरनल अपना रिजल्ट देखा तो ये बात बिल्कुल अफवाह साबित हुई और ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हुई और ये जो लोग असफल हो गए थे या कुछ कोचिंग सेंटर वाले या कुछ यूट्यूबर्स अपने लाइक्स बनाने के लिए ये कोई अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि जो हमारा 13 अक्टूबर। तो दोस्तों आपने बात सुन ली होगी इनकी कि इन्होंने कहा 26 तारीख को मेल कांस्टेबल का नहीं है, दरअसल वो सब इंस्पेक्टर ऑफ हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों का हुआ था। और उससे रिलेटेड ये कह रहे हैं कि कुछ अफवाहें उड़ी थी कि धांधली हुई है। लेकिन धांधली की बात छोड़िए, कुछ और भी चीज़ें हुई हैं, कुछ भेदभाव हुआ है जिनके बारे में आप बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि 26 तारीख को आपने जो है कुछ बच्चों का 2-3 सेंटर को लेकर के, जो गुड़गांव और रेवाड़ी के सेंटर हैं वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम दूसरा खुल गया था तो वो डिफ़िकल्ट था और इसलिए आपने उन बच्चों को दोबारा ऑप्शन दिया था, तकरीबन जो 580 की जिनकी संख्या बता रहे हो आप, और ये कह रहे हो कि 13 तारीख को उनमें से 350 के बच्चे हैं वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर और उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया था जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे, 26 वाले एग्ज़ाम थे, और जो सेटिस्फाइड थे उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम है वो नहीं दिया। तो पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा भेदभाव आखिर क्यों? आपने 2-2 ऑप्शन जो दिए थे उनको कि आप 26 वाला स्कोर अगर अपना रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो और 13 को एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी अपने आप में एक भेदभाव है जो कि दर्शाता है बिल्कुल साफ साफ कि ये किस हद तक कुछ बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है। आपने एक तरफ तो कुछ एक गिने चुने बच्चों को 2-2 चांस दिए और बाकी जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चांस दिया गया। तो पहली बात तो आप हमारी इस बात का जवाब दीजिए कि ये आखिर भेदभाव जो है आपने ऐसा क्यों किया है। दूसरी बातें भी हम करेंगे, लेकिन पहले इनकी एक बात और सुनवा देता हूँ आपको, दरअसल ये क्या कहना चाहते हैं। पेपर हुआ उसमें हमारे सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से अधिक अंक हैं और जो 26 तारीख को पेपर हुआ था पूरे हरियाणा में, जिसको हम मेन पेपर कह सकते हैं, उसमें 60 से अधिक अंक वाले कैंडिडेटों की संख्या वो 750 है। अगर इसको अब इन्होंने बात करी कि जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था जो 13 तारीख को हुआ था उसमें 60+ बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, यानी 350 में से 10 की बात कह रहे हैं कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60+ नंबर हैं, जबकि 26 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था तो वहाँ पर 750 के करीबन ऐसे बच्चे हैं जिनके 60+ नंबर हैं। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं उस बात से, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बताई कि 13 तारीख को जिन 350 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उनमें से कितने बच्चों ने जो है पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है, वो रेशो क्या है
और जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उनके साथ में अगर हम देखेंगे तो वो रेशो क्या बैठती है, आप क्लियर करके हमें बता दीजिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 13 तारीख को अपना एग्ज़ाम दिया था और वो जो है क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 26 तारीख को एग्ज़ाम दिया था और वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोहरा चरित्र जो आप दिखा रहे हैं सिर्फ परसेंटेज में बांटने का कि 350 में से 10 बच्चों के 60 से प्लस नंबर है और वहाँ पर 750 के हैं, तो ये बात तो बिल्कुल भी हजम होने वाले नहीं है, बिल्कुल आधारहीन बात है ये आप कह रहे हो। आप जैसे परिपक्व व्यक्ति से ऐसी उम्मीद हमें नहीं कर सकते। अब फर्दर तीसरी बात इनकी सुनिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इन्होंने क्या कहा है। परसेंटेज में भी बांटे तो दोनों का प्रतिशत भी लगभग बराबर आता है, 3.5 से 4.5%। तो ये जो नंबर से रहता है वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है, और कोर्ट जब तक हमारे को गलत या उस बच्चे को सही साबित कर दे इतने दिन में 1 साल लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि रिजल्ट डिले हो, हम ये चाहते हैं कि सारे रिजल्ट जो है वो स्पीड से निकले। अब देखिए तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि हम चाहते हैं रिजल्ट जल्दी से निकलें, भर्तियां अटके ना कोर्ट में। बच्चे अगर आंसर की जारी कर देते हैं तो 1 या 2 नंबर के लिए कोई रहता है तो वो कोर्ट में चला जाता है, भर्तियां हैं वो लटका देता है और लंबे समय तक 1 साल तक लटका देता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो मेरा एक सवाल है आपसे, अभी आपको 1 महीने के अंदर ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि आपको धड़ाधड़ भर्तियाँ और रिजल्ट जारी करने पड़ गए? ये पीछे जो 1 साल चला गया उसमें क्या आपको ये याद नहीं आई कि अभी भर्तियां भी करनी होती हैं, रिजल्ट भी जारी करने होते हैं, स्टाफ है वो खाली है, इतना है ही नहीं हमारे पास में कि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सके। 1 साल में तो आपको याद नहीं आई, लेकिन अब जब उपचुनाव आ गया सिर पर तब आपको धड़ाधड़ भर्तियों की याद आ गई। क्यों? अभी सारे ज्वाइन करवा के आपको ड्यूटी थोड़ी ना चढ़ाने हैं कि आप ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए आप उनको ड्यूटी चढ़ा रहे हो, वहाँ पर जाके सारे पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर सारे के सारे सीधे जा करके अपनी ड्यूटी चढ़ जाएंगे। ऐसी क्या जल्दी होगी थी आखिरकार आपको कि 1 महीने के अंदर ही आपको धड़ाधड़ इतनी सारी भर्तियाँ हैं वो शेड्यूल करनी पड़ी? दरअसल ये सारा का सारा प्री प्लान्ड एक्शन है आपका, जो कि आप अभी करना चाहते हो जस्ट बिफोर द इलेक्शन। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ही गलत है जो आप तर्क दे रहे हो कि भर्तियां लटका देता है, हमने आंसर की इसलिए सार्वजनिक नहीं की। सार्वजनिक ना करने का जो कारण है वो आपका कुछ और ही नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो वो किसी को भी हजम होने वाली बात नहीं है। अब फर्दर हम जो है इन्होंने एक बात कही है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, उस पर आपका ध्यान है वो ले जाना चाहते हैं। तो आइए हम दिखा देते हैं इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहा है। तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात जो इन्होंने कही है वो भी देख लीजिए आप कि ये क्या कहना चाहते हैं। आखिर 1000 के करीब उन्होंने परीक्षा दी है। इसी तरह जो फीमेल एसआई था उसमें लगभग 56,000 जो हमारी बेटियां बहनें हैं उन्होंने अप्लाई किया था, और अब भी हमारा 14 नवंबर को तक ये उड़ती है कि उस बच्चे के नंबर कम कर दिए, उसके ज्यादा कर दिए। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को किसी को फायदा तो जरूर होता होगा मगर किसी को नुकसान नहीं होता। डिफाइंड सिलेबस की ये बात भी जान लीजिए इनकी। इन्होंने ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था फीमेल कांस्टेबल में, जो कि एग्जाम हुआ था पीछे अभी, उनमें नॉर्मलाइजेशन से किसी बच्चे को फ़ायदा तो हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं हो सकता। तो मेरे भाई दुनिया में कोई ऐसी एक चीज़ बता दो जिसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान ना हो। ऐसा एक भी तथ्य, एक भी फैक्ट दे दो कि जो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ और उसका नुकसान ना हो। ये कह रहे हैं कि बच्चों के नंबर कम नहीं हो सकते, ज़्यादा तो हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, नुकसान किसी को नहीं होगा। ये बात कही है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन से। जबकि प्रीवियस में आप देख सकते हो भी सेंट्रल लेवल पे भी जो नॉर्मलाइजेशन होता है उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी उसका शिकार हो जाते हैं जो कि क्वालिफाई करने के नज़दीक होते हैं और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका जो है पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन का सपना है वो अधूरा रह जाता है और वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो इनका ये जो तथ्य है ना, ये तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अब फर्दर इनकी और कुछ बातें सुनवाएं उससे पहले मैं बता देता हूं कि इन्होंने एक बात कही थी भी, कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाकर के सिर्फ और सिर्फ अपने लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए काम करना चाहते हैं। तो खत्री साहब बात यूँ है कि ये बात तो हम भी कह सकते हैं ना कि जब भी आपको HSSC की जो इज्जत है मिट्टी में मिलती हुई नजर आती है ऐसी किसी घटना से, ऐसी किसी प्रक्रिया से, तब आप अपने ऐसे पेट पत्रकारों को बुला करके अपना इंटरव्यू कर लेते हो और उसमें वही घिसे पीटे सवाल है आपसे दोहराए जाते हैं। बिल्कुल कोई तथ्य के आधार पर सवाल नहीं पूछा जाता। अगर
ये जो पत्रकार महोदय आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके पास में कोई फैक्ट होता जो आपको बिल्कुल दिखा करके पूछते, तब आप जवाब देते तो हम मान लेते कि आप वास्तव में रियलिटी के साथ बातें कर रहे हो। और ये आपका जो है बिल्कुल ही प्री प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है जो कि आपने अभी इसमें कहा है, क्योंकि पत्रकार महोदय ने आपको कोई ऐसा फैक्ट नहीं दिया भर्तियों से रिलेटेड जो कि दर्शाता हो कि आपने पूरी तरह से ये पारदर्शिता के साथ में जो है प्रक्रिया है वो चलाई है, उसका पालन किया है। तो दूसरों पर आप सवाल जो उठा रहे हो उससे पहले आप ये भी तो देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो उचित है। अगर है तो आप पूरे तथ्यों के साथ में हमें जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए, हम मान लेंगे। अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके जवाब से तो हम जरूर मान लेंगे। और आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्णतः सेटिस्फैक्ट्री है वो नहीं है, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जो सवाल उठा रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना भी बनता है आपका। तो उम्मीद है कि जो आपने एसआई भर्ती या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लेकर के जो जो बातें कही हैं, खैर यूट्यूबर के बारे में, टीचर्स के बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि कमियां किसी में नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारी हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावे के लिए काम करते हैं, तो आपका कहना बनता भी है। लेकिन यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है, तो आप कृपया करके उन सभी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करवाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और बाकी सभी बच्चे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं वो भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से कुछ और सवालों के साथ में, और जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम लगातार यूं ही प्रयास करते रहेंगे। आप भी लगे रहिएगा अपनी तैयारी में और अपने सवाल है वो उठाते रहिएगा। मिलते हैं तब तक, थैंक यू, जय हिंद।